मैंने चीज छोड़ता हुआ बोला, मैं लाशों को ठिकाने लगा दूं, फिर गपशप करेंगे। धर्मू ने खुश दिली से सर हिला दिया था। घनश्याम का पिस्तौल मैंने धर्मू की तरफ उछाला। अपने पास रखो, काम आएगा। धन्यवाद। पिस्तौल पकड़ते हुए उसने शुक्रिया कहा। घनश्याम की जेबों की तलाशी लेकर मैं नकदी अपनी जेबों में मुंतकिल की। उसका मोबाइल फोन भी बंद करके जेब में डाला और उसकी लाश उठाकर चल पड़ा। चंद मिनट लगाकर मैंने तीनों लाशों को स्टोर रूम में इकट्ठा कर दिया था और फिर बारी बारी पहियों वाले स्ट्रेचर पर लाद कर एम्बुलेंस में मुंतकिल कर दिया। ड्राइवर आराम कर रहा था। डॉक्टर से डुप्लीकेट चाबी लेकर मैं एम्बुलेंस बाहर ले आया। घंटे डेढ़ बाद एक वीरान सड़क पर लाशें फेंक कर मैं वापस लौट आया था। इस दौरान डॉक्टर अशोक ने नर्स को होश में लाकर तहखाने से खून वगैरह के निशानात साफ करा दिए थे। डॉक्टर अशोक को राजदारी की ताकीद करके मैंने आराम करने का मशवरा दिया और खुद धर्मू दादा से गपशप करने लगा। कहते हैं हाथी जिंदा लाख और मरकर 1.25 लाख का हो जाता है। धर्मू पर भी यह मिसल सादिक आती थी, इस लिहाज से कि इंतकाम के जोश में अब किसी जाब्ते को खातिर में न लाता। राजपूत के साथ सरकारी इदारे भी उसके दुश्मन थे और दुश्मनों के दुश्मन दोस्त हुआ करते हैं। सुबह की अजान तक मैं उससे गपशप करता रहा और फिर इजाजत लेकर अपने कमरे में आ गया। दौरा सुकून आवर दवा के जेर असर सोई थी। इसे मालूम ही ना था कि कितनी बड़ी वारदात गुजर चुकी थी। बाज़-औक़ात बेखबरी भी बहुत बड़ी नेमत साबित होती है। मैं नमाज फजर पढ़कर सो गया। अलबत्ता लोरा के लिए तपाई पर पैगाम छोड़ दिया था कि मुझे ना जगाए, वरना तो उसने उठकर सबसे पहले मुझे आवाज देना होती थी। और हुआ भी यही। उसके रीजा रीजा पुकारने पर मेरी आंख खुली। पर मुश्किल घंटा ही सोया था कि कम वक्त ने जगा दिया। बंदा उठकर पहले दाएं बाएं भी देख लेता है। इसे तपाई पर रखी चिट के तरफ मुतवज्जा करते हुए मैंने नाक मुंह चढ़ाई। क्या ये? ऊपर खिसक कर उसने बेड की टेक से पीठ जोड़ी और चिट के मुंदरजात पर निगाहें तोड़ाने लगी। पढ़कर चिट को कचरा दान में फेंका और इत्मीनान से बोली, तो सारी रात जागना तुम्हारा मसला है, मुझे क्यों कोस रहे हो? मैं मुंह बिगाड़ कर बोला, मैंने उठकर तुम्हें सूसू कराना होता है या अपने हाथों से नाश्ता करवाता हूं जो जागते ही रीजा रीजा पुकारना शुरू कर देती हो? मेरे वावेले को नजरअंदाज करते हुए उसने बेपरवाही से पूछा, सोए क्यों नहीं? फिलहाल सोने दो, उठकर बता दूंगा। सोने के लालच में मुझे तकरार करना मुनासिब नहीं लगा। उसने मुंह बनाया, क्या लगता है एक औरत इतना तवील वक्त तजस्सुस में मुब्तला रहकर गुजार लेगी? मैं जान छुड़ाते हुए बोला, रात दुश्मनों ने हमला किया था, 3 आदमियों को हलाक करके ठिकाने लगाया है और फिलहाल खतरे की बात नहीं, बाकी उठने पर बताऊंगा। वो बेचैनी से बोली, रीजा शराफत से तफसील बताओ वरना सोने तो नहीं दूंगी। माथे पर हाथ मारते हुए मैं उठ बैठा। उससे तफसील बताकर तकिए पर सर टेकते हुए बोला, अब आवाज दी तो टैटवा दबा दूंगा। उसने शरारती अंदाज में क्या क्या लगाया, फिर डेट पर किसके साथ चाहोगे? मगर मुझे इतनी सख्त नींद आई थी कि हंसी मजाक जहर लग रहा था। वो भी मेरी जान बख्शी करते हुए ताज़ा दम होने गुसलखाने की तरफ बढ़ी। अगले 2 हफ्ते सुकून से गुजरे थे। घनश्याम के मौत की खबर हमने टीवी पर सुनी थी, मगर दिलचस्प बात यह हुई कि इनका कत्ल पुलिस के खाते में डाला गया था। मुतलका थानेदार ने सख्त मुकाबले के बाद कराए के इन कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर इनाम का हक हासिल कर लिया था। मैं उसके बाद काफी चौकस रहा और रात का इब्तदाई हिस्सा अमूमन क्लिनिक की छत पर गुजारता। धर्मू दादा मेरा शुक्रगुजार और एहसानमंद था। मैं उसके साथ बैठकर भी काफी गपशप करता रहता। लोरा की कहानी मैंने इससे बता दी थी, अलबत्ता अपने मिशन की भनक नहीं लगने दी थी। मैंने धीरेन्द्र शुक्ला से दुश्मनी की वजह लोरा ब्राउन बताई थी। यूं भी लोरा ब्राउन की सूरत ऐसी थी कि उसकी वजह से किसी से दुश्मनी रखने की बात पर सुनने वाले को ताज्जुब नहीं हो सकता था। 2 हफ्ते बाद धर्मू का प्लस्तर उतर गया। मुसलसल 2.5-3 माह उसने बेड पर गुजारे थे। वहां छुपने का उसने भारी मुआवजा डॉक्टर अशोक को अदा किया था। महीने से ज्यादा अरसा तो हमें भी होने वाला था और रोजाना के 10,000 के हिसाब से अच्छी खासी रकम बनती थी जो हम डॉक्टर अशोक को अदा कर चुके थे। विशाल गुप्ता से लिए 20 लाख ने हमारी मुश्किलात आसान कर दी थी। लोरा का जख्म भर गया था, बस जरा सी कमजोरी थी जो बतदरीज खत्म हो जाती। प्लस्तर उतर जाने के बाद भी धर्मू दादा ने 1-2 दिन वही गुजारने का फैसला किया था। मैंने भी उससे दोस्ती कर ली थी क्योंकि वहां ऐसे मददगारों की सख्त जरूरत थी। आखिर एक दिन हम जाने को तैयार थे। डॉक्टर अशोक से अलविदाई मुलाकात करके उसका शुक्रिया अदा किया और रात के आखिरी पैर वहां से निकल आए। हमें लेने को धर्मू दादा के बचपन का दोस्त गाड़ी लेकर आया था। धर्मू के तमाम आदमी उसके जख्मी होने के बाद बिखर गए थे। हर एक ने जान बचाने को छुपना बेहतर जाना था। धर्मू दादा ने भी इसीलिए डॉक्टर अशोक का क्लिनिक नहीं छोड़ा था कि वो वहां ज्यादा महफूज था और किसी का इस जगह पहुंचना नामुमकिन था। रहा घनश्याम तो वो इत्तेफाकन धर्मू दादा के इस कारिंदे से झटक था जो उसे वहां छोड़ गया था। उम्मीद थी अब उसकी तलाश में पहली से सरगर्मी नहीं होना चाहिए थी। गौ राजपूत धर्मू की तलाश से बिल्कुल तो गाफिल नहीं हो सकता था, मगर पहले वाली बात नहीं रही थी। अलबत्ता किराए के कातलों का खतरा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अपनी तलाश के बारे में हमारा अंदाजा यही था कि पहले वाली बात नहीं रही होगी। धर्मू के दोस्त का नाम विश्वास सिंह था। उसकी हवेली मुंबई के मजाफात में थी। तुलुए आफ्ताब हमें रास्ते ही में हो गया था।
अगला दिन हमने सोकर गुजारा। धर्मू जाते साथ अपने कारिंदों से राब्ते में मसरूफ हो गया था। इसका इरादा राजपूत पर हल्ला बोलने का था, जिसके काफी कारिंदे हलाक हो चुके थे। कुछ हफलात में थे और जो कोनों खुदरों में छुपे थे उन्हें जूं जूं इतला मिलती गई इनकी आमद शुरू हो गई। धर्मू मुंबई का मशहूर दादा था। इस गई गुजरी हालत में भी 20-25 आदमी इकट्ठे हो गए थे। विश्वास सिंह की हवेली काफी वसी थी। धर्मू दादा ने अपना अड्डा आर्जी तौर पर वहीं कायम कर दिया था। शाम ढले धर्मू दादा ने अपने आदमियों के अबरा थाने पर धावा बोलने के मनसूबाबंदी में मसरूफ था। वहां हमारी हैसियत मेहमान किसी थी, हमसे किसी ने मशवरा भी नहीं मांगा था। इसके बावजूद मैंने धर्मू दादा को अपने पास बुलाकर अकेले में कहा, गो तुम अपना काम बहुत अच्छी तरह जानते हो, अगर बुरा ना मनाओ तो एक मशवरा देना चाहूंगा। तमहीद छोड़ो यार, तुम बराह रास्त हुक्म किया करो। मैं इनके सारी से बोला, शुक्रिया दादा, तुम्हारा बड़ा पन्ना है। बहरहाल पूछना यह था कि अपने साथियों को आज़ाद कराने के बाद तुम्हारा क्या इरादा है। उसने इरादा जाहिर किया, राजपूत को अंजाम तक पहुंचाना ही फिलहाल मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं मुतबस्सम हुआ, जानता था कुछ ऐसा इरादा होगा। शायद तुम कोई मशवरा देना चाहते हो। उसका अंदाज इस्तफसार का उनसर लिए हुआ था। मैंने तजवीज़ पेश की, तुम आसानी से अपने साथियों को हवालात से आज़ाद करा लोगे, मगर इसका नुकसान ये होगा कि राजपूत को चौकस होने का मौका मिल जाएगा। अगर पहले राजपूत पर हल्ला बोल सकूं तो बेखबरी में इसे काबू करना आसान होगा। उसकी आंखों में तेज चमक उभरी। बड़ा सियाना है रे, मेरा काम मशवरा देना था, आगे तुम्हारी मर्जी। वो मेरी पीठ थपकते हुए बोला, इतना बेहतरीन मशवरा कोई अहमक ही ठुकराएगा। मैंने कहा, तो लगे हाथों एक पेशकश भी सुन लो। राजपूत को पकड़ने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम बस उसकी रोजमर्रा मालूमात हासिल करो, खासकर ये कि वो घर से निकलने और लौटते वक्त कौन सी सड़क इस्तेमाल करता है। अब धर्मू दादा एक छोकरी की मदद से राजपूत पर काबू पाएगा। शायद छोकरी के साथ उसने दिल में छोकरा भी बोला हो, मगर बज़ाहिर मेरा जिक्र उसने हज़फ कर दिया था। मैं मुतरिज हुआ, वो छोकरी नहीं, बरतानवी फौज की कैप्टन रह चुकी है। औहदे की बड़ाई से औरत होने की हकारत खत्म नहीं होती। मैं खफकी से बोला, तो क्या औरत होना सारी खूबियों को खत्म कर देता है? वो अंसा, क्या तुम ये नहीं मानते? हम बरामदे में खड़े थे। मैंने हवेली के दाखिली दरवाजे की तरफ इशारा किया। सतून के ऊपर लगी बत्ती नजर आ रही है। अब तक चश्मे के इस्तेमाल की नौबत तो नहीं आई कि बत्ती दिखाई न थे। उसके लबों पर शरारती इस्तेज़ाद नमूदार हुआ। वैसे मेरे हाँ या ना करने में औरत का बासलाहियत होना तो शामिल नहीं है ना? उसके तंज को दरख्वा एतना न जानते हुए मैंने पूछा, इस बत्ती को कितनी गोलियों से निशाना बना लोगे? वो साफ गोई से बोला, एक से शायद 3-4 भी चलाना पड़ जाए। दावे से कुछ नहीं कह सकता। मैं दावे से बोला, वो 1.5 किलोमीटर के फासले से इस बत्ती को निशाना बना लेगी। शक है तो शर्त लगा सकते हो। वो गैर यकीनी से बोला, कुछ ज्यादा ही मुबालगा आराई से काम ले रहे हो यार। मैंने अगला दावा किया, तुम्हारे आदमियों में शायद 2-3 ही ऐसे हों जो खाली हाथ लड़ाई में इस पर काबू पा लें, वरना अक्सरियत को वो खाक चटा देगी। उसने मुंह बनाया, तुम शायद औरत की बड़ाई के कायल हो। मैं नफी में सर हिलाया। किसी की सलाहियतों का एतराफ करते वक्त मैं जिन्स को ज़ेर बहस नहीं लाता। अलबत्ता तुम्हें एक औरत की मदद लेने में आर महसूस हो रही है। वो तंजिया अंदाज में बोला, क्या नहीं होना चाहिए? मैं बरहम हुआ। क्लिनिक में 2-3 माह तुम एक नर्स के मोहताज बने रहे, तब तुम्हारी मर्दानगी कहाँ सोई थी? उसने क्या बुलंद किया, लड़ने पर तैयार हो गए हो यार। मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा था दादा। राजपूत पर काबू पाने में तुम्हारे ज्यादातर कारिंदे ज़ाया होने का खदशा है, जबकि हम तुम्हारा जानी नुकसान कराए बगैर इसे पकड़वा सकते हैं। वो कैसे? उसने इश्तियाक जाहिर किया। शुरू ही में बता दिया था कि उसकी रोजमर्रा मालूमात हासिल करो। उसने उलझन जाहिर की, इससे क्या होगा, बैठकर बात करते हैं। मैं उसे कमरे में ले गया और अपना मंसूबा बता दिया। वो मुताज्जुब हुआ, क्या यह काबिल अमल है? मैं इत्मीनान से बोला, आजमा लो, हमारी नाकामी पर तुम्हारा नुकसान तो नहीं होगा। वो जोशीले लहजे में बोला, हाथ आगे करो। मैंने हथेली आगे की। जोरदार अंदाज में मेरा हाथ बजाते हुए वो खड़ा हो गया। लोरा खामोशी से हमारी गुफ्तगू सुनती रही। यह अलहदा बात को उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा था। धर्मू दादा के निकलते ही मुझे पूरी गुफ्तगू दोहराना पड़ गई। वो मंसूबा मैंने उससे मशवरे के बगैर ही तय कर दिया था। तफसील जानकर उसने 1-2 काबिल जिक्र मशवरे दिए। वो एक अच्छी स्नाइपर थी और स्नाइपिंग के मैदान में उसकी राय को रद्द करना आसान न था। हम मंसूबे की नोक पलक संवारने लगे। 1.5 हफ्ते बाद हम मंसूबे पर अमल करने को न सिर्फ तैयार थे, बल्कि सपैर को निस्बतन वीरान सड़क के जवानिब में घात लगाए लेटे थे। मैं सड़क से शुमाली जानब 600 गज दूर सह मंजिला मकान की छत पर लेटा था, जबकि लौरा ब्राउन मुखालिफ जानिब सड़क से 500 गज के फासले पर एक फार्म हाउस की छत पर मौजूद थी। मेरे साथ धर्मू दादा खुद और लौरा के हमरा उसका एक अहम कारिंदा मौजूद था। हम दोनों के पास थंडर बुलेट स्टील कवर 76 स्नाइपर राइफल थी। इंग्लैंड की कंपनी स्टील कवर की बनी हुई यह उम्दा स्नाइपर राइफल है जिसकी मार 1000 मीटर है। मैंने धर्मू दादा को गैलल स्नाइपर राइफल या ड्रैगनोव लाने का कहा था। अपने मखसूस असलहा डीलर के पास उसे दोनों राइफलें नहीं मिली थीं, उनकी बजाय थंडर बुलेट मिल गई थी, जो ड्रैगनोव और गैलल से कारकर्दगी में बेहतर और जदीद राइफल है। आजकल तो पाकिस्तान आर्मी के पास भी मौजूद है, अलबत्ता इसका वजन ड्रैगनोव और गैलल से ज्यादा है।
62 ज़रब 51.7 राइफल का वजन 9 किलोग्राम होना मेरी नजर में खामी है। गोई इतनी बड़ी खामी नहीं कि इस पर दूसरी राइफलों को तरजीह दी जा सके। अलबत्ता लंबे फासले तक इसे उठाकर चलना और जरूरत पड़ने पर दौड़ना दुश्वार हो जाता है। SR-1 जानबूझकर इस्तेमाल नहीं की गई थी कि मैं उसे बचा कर रखना चाह रहा था। लोरा भी मुझसे मुत्तफिक थी। थंडर बुलेट हमारे लिए नई राइफल नहीं थी कि इस्तेमाल में कोई मसला होता, बल्कि अब तो हर किस्म की स्नाइपर राइफल को समझने को मुझे चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगते थे। गुज़िश्ता कल को हम अपनी राइफलों को सिफर कर चुके थे। बिलाशुबा स्नाइपर किसी भी मिशन पर जाने से पहले अपने हथियार को सिफर करना फर्ज समझता है। थंडर बुलेट एक्शन हथियार है, मतलब हर बार गोली चलाने को इसे काग करना पड़ता है। बुलेट एक्शन स्नाइपर राइफलों में दुरुस्ती नीम खुदकार स्नाइपर राइफलों के मुकाबले में ज्यादा होती है, क्योंकि नीम खुदकार और खुदकार हथियारों से फायर करते वक्त झटका ज्यादा लगता है और इसकी वजह फायर के अलावा चाल वाले पुर्जे की हरकत होती है। धर्मू के मोबाइल फोन पर कॉल वसूल हुई तो उसने स्पीकर ऑन कर दिया था। एक मर्दाना आवाज उभरी, दादा हम तक पहुंच गए हैं, इनके आगे बढ़ते ही सड़क बंद कर दो, कहकर धर्मू ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। वहां धर्मू के 3-4 कारिंदे पुलिस की वर्दी में मौजूद थे। राजपूत की कारें गुजरते ही उन्होंने सड़क को आर्जी तौर पर बंद कर देना था ताकि हमारी कार्रवाई में कोई मुदाखलत न कर सके। को जहां फायरिंग शुरू हो और गुंडों के 2 ग्रोह बरसे बेकार हो, वहां से आम लोग तो क्या पुलिस वाले भी दूर भागते हैं। मगर किसी नागुफ्ता बाह सूरत हाल से निबटने को हमने सड़क को दोनों जानिब से बंद करना मुनासिब समझा था। अंदरूनी शहर की शाहराह नहीं थी कि 10-15 मिनटों में गाड़ियों की भीड़ लग जाती। मैं लोरा का नंबर मिला, तैयार हो जाओ। वह एतमाद से बोली, तैयार हूं। मैंने राब्ता मुनक़ता न किया और हैंड फ्री कान में लगा ली ताकि लोरा हमारी बातें सुनती रहे। धर्मू दादा ने एक और नंबर मिलाकर कहा, शामू शिकार पहुंचने वाला है, सड़क बंद कर दो। और जवाब सुने बगैर राब्ता मुनक़ता कर दिया। शामू सड़क के उस जानिब मौजूद था जिधर राजपूत दादा का रुख था और अब सड़क का 2-3 किलोमीटर का इलाका दोनों जानिब से बंद किया जा चुका था। सड़क का वो हिस्सा बिल्कुल सीधा था और तकरीबन किलोमीटर भर इलाका ऐसा था कि सड़क के दोनों जानिब कोई ऐसी रुकावट मौजूद नहीं थी जहां आड़ लेकर छुपा जा सकता। संगमील के साथ एक भिखारी टेक लगाए यूं बैठा था गोया थक कर चंद लम्हे सस्ताने को बैठा हो। पांव पसारे वो दुनिया और माफिया से बेखबर नजर आ रहा था। कारों ने मेरे बाएं जानिब से नमूदार होना था। राजपूत कल इसी सड़क से गुजर कर नासिक शहर गया था। असले के भरे चंद ट्रक थे जिन्हें बाखैरियत पुलिस नाकों और चौकियों से गुजारना उसका मकसद था। इन ट्रकों ने दिल्ली तक जाना था, मगर राजपूत की जिम्मेदारी गालिबन नासिक तक हिफाजत की थी। असली के ट्रकों के बारे खबर मिलने पर मुझे एक ख्याल ये भी आया था कि शायद डेविड ने SR-1 की खेप भिजवा दी है, मगर लोरा ने तरदीद कर दी क्योंकि डेविड उसे बताए बगैर ऐसा नहीं कर सकता था और लोरा ने चंद हफ्ते पहले ही डेविड को हथियार भेजने से मना कर दिया था। आज राजपूत ने इसी सड़क से वापस आना था। धर्मू के आदमी उसके ताक़ुब में थे। जो ही वो नासिक से निकले हम घात पोजीशन में पहुंच गए थे और अभी हमें कॉल आई थी कि वो 2-3 किलोमीटर के फासले पर पहुंच चुके थे। मिनट भर बाद ही मुझे कारें नजर आने लगी। सबसे आगे स्याह रंग की जैगवार थी, इसके अक्कब में खुली छत की 2 जीपें थी। जगह का इंतखाब करते वक्त मैंने कोशिश की थी कि कोई ऐसी जगह हो जहां रफ्तार शिकन स्पीड ब्रेकर मौजूद हो, जहां वहां सड़क टूटी फूटी हो ताकि कारों की रफ्तार कुदरती कम हो जाए। मगर जहां सड़क खराब थी या रफ्तार शिकन मौजूद थे, वो जगह कार्रवाई के लिए मुनासिब नहीं थी। मजबूरन मौजूदा जगह का इंतखाब करके खतरा मोल लेना पड़ा था। अलबत्ता मुझे उम्मीद थी कि नाकाम होना नहीं पड़ेगा। गाड़ियां घात की जगह के 200 गज के दायरे में दाखिल हुई। मैंने जगवार के अगले पहिए पर शस्त साधी। पहले भी बता चुका हूं कि हरकती हदफ को निशाना बनाने को लीड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मुतहर्रिक हदफ की रफ्तार मुख्तलिफ हो सकती है और हदफ के नजर आने पर अगर हिसाब किताब किया जाए तो यकीनन हिसाब के खत्म होने तक हदफ सामने से गुजर जाएगा। इस वजह से स्नाइपर हरकती हदफ के खिलाफ रेंज टेबल बनाकर रखते हैं। इसमें मुख्तलिफ रफ्तार के मुताबिक मतलूबा लीड दर्ज कर ली जाती है ताकि हदफ के नजर आते ही कागज पर एक नजर दौड़ाकर मतलूबा लीड लगा ली जाए। हदफ की समत फासला तो हमें पहले से मालूम था। गाड़ियों की रफ्तार मैंने धर्मू के इन आदमियों से मालूम कर ली थी जो नासिक से निकलते वक्त राजपूत के ताक़ुब में थे। मुझे यकीन था कि वहां पहुंचने पर गाड़ियों की रफ्तार में 19-20 से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए था। यूं भी चलती गाड़ी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रफ्तार कितनी है और आजकल तो रफ्तार को नापने वाले आले रफ्तार पैमा भी दस्तयाब है। मैंने डिफ्लेक्शन नाप को घुमाकर मतलूबा लीड पहले से लगा दी थी और 19-20 का फर्क मैं अंदाजे से भी दूर कर सकता था। मखसूस लीड लेकर मैंने सांस रोका और लबलबी दबा दी। हस्बे मामूल मुझे नाकामी नहीं हुई थी और सच कहूं तो मुसलसल अमली मैदान में स्नाइपिंग करने के बाद मैं खुद को जदीद सहूलियात का मोहताज नहीं समझता था। कभी अंदाजे से फायर करना पड़ जाता तब भी कातिबे तकदीर कामयाबी ही मेरा मुकद्दर लिखता। थंडर बुलेट के मसल पर उम्दा साइलेंसर लगा था। फायर की हल्की सी ठक की आवाज बुलंद हुई। अलबत्ता टायर फटने का धमाका खासा बुलंद था।
माहिर ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से कार को उलटने से बचाया था। शाबाश एसएस। लोरा की तहसीन अमेज आवाज मेरे कानों में उभरी। कहते हैं अहले फन ही अपने फन की बारीकियों से वाकिफ होते हैं और अहले फन की तारीफ ही काबिल फख्र हो सकती है, वरना अनजान की शाबाशी लायक फख्र होती है, न तनकीस काबिल तवज्जो। मुतहर्रिक कार के पहिए को पहली गोली से निशाना बनाना इतना आसान नहीं है, और लोरा से ज्यादा यह बात कौन जान सकता था। वो खुद पेशा वराना स्नाइपर थी और अच्छी तरह जानती थी कि मेरी कोशिश में कामयाबी का एहतमाल कितने फीसद था। कार संगे मील से टेक लगाए भिखारी से 10 कदम दूर रुक गई थी। दोनों जीपें भी फौरन रुकी थी। राजपूत के मुहाफिज छलांग लगाकर नीचे उतरे और किसी मुमकिन खतरे के पेश नजर सड़क के जवानीब में चौकस खड़े हो गए थे। चंद लम्हों बाद जगवार का दरवाजा खोलकर ड्राइवर बाहर निकला। दूसरी जानिब से राजपूत भी बाहर निकल आया था। वो इतने फासले से उसकी सूरत बिल्कुल वाज़ेह नजर नहीं आ रही थी। अलबत्ता कामत वगैरह से आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो राजपूत है। मोहतात अंदाज में दाएं बाएं का जायजा लेकर वो अपने आदमियों को कोई हदायत देने लगा। एक मुहाफिज ने भिखारी के करीब जाकर भी कुछ पूछा था और फिर उसकी तलाशी लेकर पीछे हट गया। तीनों ड्राइवर कार का पहिया तब्दील करने लगे। 2 मुहाफिज उसके दाएं बाएं आकर खड़े हो गए थे, जबकि बाकियों ने अपनी जगह से हटने की जरूरत महसूस नहीं की थी। 3 ड्राइवरों और राजपूत समेत वो 12 अफराद थे। मैंने डिफ्लेक्शन नाब को दोबारा घुमाकर 0 पर लगा दिया था। क्या मुझे साकिन बल्कि इंसानी आदाब पर फायर करना था, और इंसान की हरकत के खिलाफ लीड स्नाइपर के जाती तजर्बे के मरहून मिन्नत होती है। धर्मू ने नंबर मिलाकर मोबाइल फोन मेरी जाने बढ़ा दिया। दूसरे कान में भी हैंड फ्री लगाकर मैं टेलीस्कोप साइड में भिखारी का जायजा लेने लगा। वो धर्मू दादा ही का आदमी था। उसने मोबाइल फोन कान से लगाकर हेलो कहा। राजपूत को फोन दो। गोई से मालूम था कि क्या करना है, उसके बावजूद मैंने हदायत देना मुनासिब समझा। राजपूत दादा आपकी कॉल है। भिखारी ने मोबाइल फोन राजपूत की तरफ बढ़ाया। राजपूत यकीनन शशदर हो गया था। उसके साथ ही मुहाफिज भूखे भेड़ियों की तरह भिखारी की तरफ बढ़े। कौन हो तुम? दादा को कैसे जानते हो? वह इत्मीनान से बोला। तमाम सवालों का जवाब राजपूत दादा को कॉल वसूल करने पर मिल जाएगा। राजपूत ने कदम बढ़ाकर मोबाइल फोन थामा। हेलो। उसकी मोहतात आवाज मेरे समातों में पहुंची। मैं नबतुल आजम बोला। राजपूत दादा, मेरी हदायत गौर से सुनना और जो कहूं बेचूचरा किए इस पर अमल करना, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। तो उसने गर्दन घुमाकर चारों जानिब नजर दौड़ाई। साथ ही मेरी समातों में उसकी बरहम आवाज पहुंची। यकीनन तुम राजपूत दादा से वाकिफ नहीं हो, तभी इस भूंडे ट्राइबाई अंदाज में डराना चाह रहे हो। पहली बात, तुमने अपनी जगह से हिलना नहीं है, क्योंकि तुम इस वक्त एक नहीं 2 स्नाइपरों के निशाने पर हो, और हमें जांचने को अपने किसी मुहाफिज की बलि चढ़ाना बेहतर रहेगा। क्या चाहते हो? गैर मुतवक्का तौर पर उसने जगह छोड़ने की कोशिश नहीं की थी। पहली बात बता चुका हूं कि हिलना नहीं। दूसरा, अपने चेलों को कहो तुमसे दूर हो जाएं। अगर मेरे 3 गिनने तक ये दूर ना हुए तो नतीजे के जिम्मेदार तुम होगे। 1। वो बज़ाहिर बेखौफ लहजम बोला। मैं इन गीदड़ भभकियों में आने वाला नहीं, शायद हमें आजमाना चाह रहा था। 2, 3। मैंने गिनती मुकम्मल की। ठहरो। वो चीखा और अपने साथियों को मुखातिब हुआ। दूर हट जाओ। एक मुहाफिज ने शायद एहतजाज करना चाहा था। वो धाड़ा। कह दिया ना दफा हो जा। वो मुहाफिज जल्दी से दूर हो गया था, जबकि दूसरा कुछ ज्यादा ही वफादारी का मुजाहिरा करता हुआ अपनी जगह पर डटा था। मैं खुद चाह रहा था कि राजपूत को अमली मुजाहिरे से यकीन दिलाऊं कि वो हमारी मर्जी के बगैर हरकत नहीं कर सकता था। इसे वहीं डटा पाकर मैंने फौरन उसकी दाएं पिंडली पर शस्त साधी और सांस रोककर लबलबी दबाते हुए अफसोस भरे अंदाज में कहा, बेचारे की पिंडली। वो फौरन चीख मारकर नीचे गिर गया था। मुहाफिजों को पहले ही खतरे का अंदाजा हो चुका था। वो अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। एक मुहाफिज भागकर जख्मी साथी के पास पहुंचा और उसे संभालने लगा। राजपूत चीख चीख कर अपने कारिंदों को फायर बंद करने का कहने लगा। इन पर मजीद रोब जमाने को मैं लोरा को मुखातिब हुआ। कैप्टन, कार के अपने तरफ वाले दोनों पहिए नकारा कर दो, और खुद अपने जाने वाले अकबी पहिए पर शस्त साध कर लबलबी दबाती। धमाके की आवाज सुनकर पहिया तब्दील करने वाले ड्राइवर झिझक कर पीछे हो गए थे। इसी दौरान वक्फे से 2 और धमाके हुए। अब कार चारों पहियों से फारिग हो गई थी। राजपूत दादा, यकीनन तुम्हें यकीन आ गया होगा और जान जाओ मैं ये गोली तुम्हारे मुहाफिज के सर में भी मार सकता था, लेकिन फिलहाल मेरी कोशिश यही है कि तुम्हें जानी नुकसान पहुंचाए बगैर अपना मकसद हासिल कर लूं। गंभीर लहजम बोला। क्या चाहते हो? मैं इत्मीनान से बोला। तुम्हारे साथ बैठकर थोड़ी गपशप करूंगा, कुछ मालूमात का तबादला करूंगा और फिर मेरी तरफ से तुम फारिग होगे। वह फौरन बोला, ठीक है, जगह बताओ, मैं पहुंच जाऊंगा। इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, ना किसी में चलते जाओ, तुम्हें लेने को गाड़ी भेज दी है। वह तंजिया लहजम बोला। इतना बेवकूफ समझती हो कि अपनी गर्दन खुद फंसवा दूं? मैं एतमाद से बोला, तुम फंस चुके हो राजपूत दादा। अगर शक है तो मैं दूर कर सकता हूं, और अगर अगले 2 मिनट के अंदर तुम्हारे सारे आदमियों के सर में रोशनदान न खोल सका तो तुम्हें जाने दूंगा। मंजूर है? उसने जान छुड़ाने की कोशिश की। जो मालूमात लेना है तुम कॉल पर पूछ लो, वादा करता हूं हकीकत नहीं छुपाऊंगा। मैंने कहा, तुम्हें कार की साथ वाली बत्ती नजर आ रही है? जी। हैरानी भरी इस्तफसार से कहते हुए उसकी गर्दन जैकवार की तरफ मुड़ी। इस असना में मैं लबलबी दबा चुका था। बत्ती के शीशे टूट कर बिखर गए थे। जीप के टायरों को देखो,
मैंने अगली जीप के अपनी तरफ वाले दोनों टायर नकारा करते हुए पूछा। शक दूर हुआ कि मजीद सबूत दूं? देखो दोस्त, मेरी बात समझ नहीं की, मगर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले मैं अकबी जीप के टायरों को निशाना बना चुका था। धमाकों ने उसकी जुबान खामोश कर दी थी। अगले सबूत तुम्हारे आदमियों के जिस्मानी आज़ा होंगे। तुम्हारे पास मेरे 3 तक गिनने की मोहलत है। एक धमकी देते ही मैंने गिनती शुरू कर दी। 2, 3। अपने सबसे अकबी मुहाफिज को ठहरो वक्ता कलामी करते हुए चला। क्या हम सौदाबाजी नहीं कर सकते? मैंने अकबी मुहाफिज की रान पर शस्त साध कर लबदबी दबा दी। वो चीख मार कर नीचे गिर गया था। करीब मौजूद मुहाफिज उसे संभालने लग गया था, जबकि बाकियों ने जीपों के दूसरी जाने बाढ़ ली थी। मैं लोरा को मुखातिब हुआ, कैप्टन, जीपों के टायर क्यों सलामत नजर आ रहे हैं? अगले लम्हे जीप का एक टायर फटा और वहां दुबके मुहाफिज फौरन जीप से दूर हो गए थे। इसके बाद बारी बारी 3 धमाके हुए। अब वहां तीनों गाड़ियों का कोई टायर सलामत नहीं बचा था। अब अपने ड्राइवर को देखो। मैंने जागवार कार के साथ खड़े हैरानों परेशान ड्राइवर पर शस्त साधी। कहाँ जाना है? राजपूत ने फौरन ही हथियार फेंक दिए थे। सामने देखो, 100 गज दूर सड़क पर सफेद रंग की कार नजर आ रही है। इसके अगले नशिस्त पर बैठ जाओ और अपने आदमियों को बता दो, अगर किसी ने भी तुम्हारा पीछा करने की कोशिश की तो जान से जाएगा। उसने अपने मुहाफिजों को वहीं रुकने का कहा और खुद आगे बढ़ गया। धर्मदादा दूरबीन आंखों से लगाए सारा मंजर देख रहा था। उसे फौरन कार वाले से राब्ता करके इसे पीछे आने को कहा। कार में अकबी निशस्त पर 2 मुसल्ला अफराद मौजूद थे। राजपूत के पीछे भिखारी ने भी कदम बढ़ा दिए थे। राजपूत के सिर्फ एक मुहाफिज ने हमारी धमकी को काबिल तवज्जो नहीं जाना था। हथियार सोनते वो राजपूत दादा के पीछे दौड़ा, लेकिन 5वां कदम लेना उसे नसीब नहीं हुआ था। वो ऊंधे मुंह गिरा और जख्मी टांग संभालने लगा। बाकी अपनी जगह पर जमे रहे। राजपूत दादा ने गर्दन मोड़कर वफादार मुहाफिज का जायजा लिया। इस दौरान कार उसके करीब पहुंच चुकी थी। इसके बैठने से पहले भिखारी बनने वाले ने करीब होकर महारत से उसकी तलाशी ली। उसका पिस्तौल कब्जे में लेकर वो अकबे निशिस्त पर मुंतकिल हो गया। राजपूत दादा के बैठते ही कार तेज रफ्तारी से आगे बढ़ गई। मैं लोरा से राब्ता मुनक़ता करके सामान समेटने लगा। राजपूत को ले जाने वाले आदमियों को हमने सख्ती से मना कर दिया था कि वह धर्मू दादा से ताल्लुक को जाहिर न करें, क्योंकि ऐसा होने की सूरत में हमें राजपूत से तफ्तीश करते वक्त दुश्वारी पेश आ सकती थी। धर्मू दादा ने मेरी पीठ थपथपाई। मान गए उस्ताद, बिलाशुबा तुम बेहतरीन निशानेबाज हो। थंडर बोलट को थैले में मुंतकिल करते हुए मैं मुस्कुराया। वापसी पर लोरा ब्राउन का शुक्रिया भी जरूर अदा करना। उससे फराख दिली दिखाई क्षमा चाहता हूँ। बेशक मैंने गलत कहा था, हर लड़की कमजोर नहीं होती। हम नीचे उतरे। ड्राइवर तैयार बैठा था। हमारी नशिस्त संभालते ही उसने कार आगे बढ़ा दी। धर्मदादा ने मोबाइल फोन पर सड़क बंद करने वालों को बंदिश के खात्मे का बताया और मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। यकीन नहीं हो रहा राजपूत इतनी आसानी से मेरे काबू में आ गया है। मैं संजीदगी से बोला, आसानी से कहाँ हुआ है दादा, 2 स्नाइपरों की मौजूदगी तुम्हारी नजर में कोई मान ही नहीं रखती। क्या ख्याल है, स्नाइपर एक दिन में बन जाता है? कभी मुतहरक गाड़ी के पहिए को 600 मीटर से निशाना बनाने की कोशिश करना, मालूम हो जाएगा क्या आसान काम है या मुश्किल। इतने फासले पर कार के शीशे को भी निशाना बनाना, आदमी की पिंडली में गोली मारना और कामयाबी के बाद दावा करना क्या आसान काम है। दुरुस्त कहा। उसने मुत्तफिक होने में देर नहीं की थी। जब तक हम राजपूत से अपने मतलब की मालूमात उगलवाएं, तुम थाने पर धावा बोलकर अपने साथियों को आजाद करा सकते हो। मजीद छुपने की जरूरत नहीं रही। बहुत अच्छे। उसने पसंदीदगी से सर हिला दिया था।